स्टूडेंट, हम अपना सबक पढ़ रहे थे मौलवी अब्दुल हक साहब। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं कि शाहिद अहमद दहलवी जो है वो कई बार हैदराबाद दक्कन गए, लेकिन मौलवी साहब से उनको मुलाकात की बहुत शौक़ था, लेकिन उनसे किसी तरह मुलाकात नहीं हो पाई थी। शाहिद अहमद दहलवी कहते हैं कि एक बात पर मुझे बड़ा अचंभा हुआ, यानी हैरत हुई कि गैर मुल्की यानी गैर हैदराबादी होते हुए भी मौलवी साहब इतनी तवील मुद्दत तक हैदराबाद में कैसे जमे रहे। यानी वो हैदराबाद के रहने वाले नहीं थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी मुद्दत तक यहाँ पर कैसे टिके हुए हैं, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उस शहर में जहाँ पर मुखालफत ज़्यादा हो। तो शाहिद अहमद दहलवी जो वो इस बात पर काफ़ी हैरान थे। वो कहते हैं कि उनके पेशरू मोहसिनुल मुल्क, पेशरू यानी उनकी जो रहनुमा हैं मोहसिनुल मुल्क फ़कारुल मुल्क मौलवी नज़ीर अहमद, और मौलवी साहब के हम असर यानी हम ज़माना लोग जो थे वो मौलवी ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, और ख़बर नहीं कौन कौन इस रियासत में अपने कदम नहीं जमा सके, और कितने ही बड़े आदमी को खारिजुल बल्द किया, यानी कितने ही बड़े बड़े आदमी थे जो इस शहर से निकाले गए थे। शाहिद अहमद दहलवी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान है इस बात पर कि मौलवी अब्दुल हक साहब जो हैं वो इस जगह पर कैसे इतने टाइम तक रुके हुए हैं, और कैसे जो है वो इस जगह पर रहते हुए वो तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर में जो बड़े बड़े लोग आए हैं उनको जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया था। तो और मौलवी साहब ना सिर्फ यहाँ पर डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, बल्कि वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि मौलवी साहब ने अपनी मुदाफ़ियत में यानी अपने बचाव में वही हथियार इस्तेमाल किए हैं जो मुल्की लोग हमला करने में करते हैं, यानी जो उस शहर के रहने वाले लोग जो हैं या उस मुल्क में रहने वाले लोग अपने लिए हथियार इस्तेमाल करते हैं अपने बचाव के लिए, तो मौलवी साहब ने भी वही किया। वो क्या हथियार था कि उन्होंने अपनी गैर मामूली जहानत से, यानी गैर मामूली जहानत बहुत ज़्यादा ज़हीन जो होता है उसको कहते हैं, और खुदादाद सलाहियत रखने वाला यानी गॉड गिफ्टेड, कि हैदराबाद के तमाम बड़े लोगों को उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। क्योंकि आप जब जहाँ पर मुखालिफिन आपके ज़्यादा हो जाएं वहाँ पर रुकने का, वहाँ पर जो है डट कर मुकाबला करने का एक ही हथियार है, एक ही बचाव है कि आप वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको अपनी मुट्ठी में कर लें, उनको अपने काबू में कर लें, तो आपकी फिर मुखालफत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मौलवी साहब ने जो है वहाँ पर यही काम किया कि उन्होंने जो है वहाँ के जो वज़ीर आज़म हैदरी जो थे उनकी वो नाक के बाल बन गए। नाक के बाल बन जाने से मुराद है कि बहुत ज़्यादा करीब हो जाना। यानी हैदराबाद के जो वज़ीर आज़म थे, तो मौलवी अब्दुल हक साहब जो है वो बहुत ज़्यादा उनके करीब हो गए। इस तरह से मौलवी साहब ने सिर्फ अपना बचाव ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने रियासत के बड़े बड़े काम भी किए। यानी उस जगह पर रहते हुए सिर्फ मौलवी साहब का ये काम नहीं था कि इस जगह पे रह के उन्होंने सिर्फ अपना बचाव करना है, मुखालिफिन से लड़ना है, बल्कि उन्होंने रियासत के लिए जो थे वो बड़े बड़े काम भी सर अंजाम दिए। अंजुमन तरक्की उर्दू को इतना फ़रोग़ दिया, यानी इतनी तरक्की दी उर्दू को कि अंजुमन सारे हिंदुस्तान के लिए उर्दू का मरकज़ बन गई। अंजुमन कमेटी को कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या था कि उर्दू का मरकज़ बन गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मंसूबा मौलवी साहब ही ने दिया था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है वो एक उर्दू की माया नाज यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर जो है वो मौलवी साहब ने ही इसका मंसूबा दिया था कि हिंदुस्तान में जो है वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ मज़ामीन जो हैं उनको उर्दू में उनके तर्जुमे किए जाए, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। जब लोग उसको समझेंगे आसानी के साथ, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर अमल भी आसानी से हो सकेगा। जब ये उर्दू यूनिवर्सिटी बनी तो उसके लिए दारुत तर्जुमा कायम किया, यानी यहाँ पर तर्जुमा करने का एक इदारा भी कायम किया गया, जिसमें आला तरबियत के आला मुतरजम जमा किए गए। आला मुतरजम कहते हैं तर्जुमा करने वाले, यानी यहाँ पर बहुत से काबिल लोगों को जो है वो जमा किया गया, ताकि वो मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून को जो है वो उर्दू में कन्वर्ट करें, तब्दील करें या उनका तर्जुमा करें। इस दारुल तर्जुमा ने तमाम उलूम व फ़नून को उर्दू में मुंतकिल किया। उलूम व फ़नून कहते हैं इल्म व फ़न की जमा, क्योंकि मुसलमानों के लिए उस वक्त अंग्रेज़ी ज़बान को समझना और फ़ारसी और अरबी ज़बान को समझना ख़ासा मुश्किल था। यानी हर स्टूडेंट को या हर शख्स को जो है वो इस तरह हर सब्जेक्ट पे जो है वो अबूर हासिल नहीं होता। तो ये ज़रूरी था कि तमाम इल्म व फ़न जो है उसको जो है वो उर्दू में कन्वर्ट किया जाए, उसको तब्दील किया जाए, ताकि हर स्टूडेंट हर तलबा जो है वो इससे फ़ायदेमंद हो सके, फ़ायदा उठा सके। और फिर उन्होंने साबित कर दिया कि उर्दू भी कामयाब ज़रिए तालीम बन सकती है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान को जो है वो
اچھی زبان سمجھتے ہیں یا انگریزی زبان کو جو ہے وہ ترقی یافتہ زبان سمجھتے ہیں، جبکہ مولوی عبدالحق صاحب اور ان کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ صرف انگریزی ہی نہیں بلکہ اردو بھی جو ہے وہ کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے، یعنی اس کے ذریعے بھی جو ہے ہم اچھی تعلیم لوگوں کو دے سکتے ہیں۔